मिशन चढ़ती कला। और मैं भारत के हर नागरिक को, उद्योगपति को, चैरिटेबल ट्रस्टों को, कलाकारों को, पूरी दुनिया में बसते पंजाबियों को, बहन भाइयों को दिल से अपील करता हूँ, आओ पंजाब को दोबारा अपने पाँव पे खड़े करने का टाइम आ गया है। पुनर्वास में और रिस्ट्रक्चर में पंजाब का साथ दीजिए। मैं वचन देता हूँ, जो भी आप मेहनत की कमाई से 1 रुपया भी अगर निकालोगे तो 1.25 रुपया बना के हम पारदर्शिता और ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे। और जानकारी चाहिए तो rangla.punjab.gov.in ये वेबसाइट पे जा सकते हैं, सब कुछ डिटेल मिल जाएगा। आओ मिलकर हाथ से हाथ जोड़ के एक ऐसा पुण्य उसमें योगदान डालें और बता दें दुनिया को कि पंजाब किसी भी संकट के सामने हारता नहीं है। और जिस तरह से अभी तमिलनाडु से जो दिल दहला देने वाली खबर आई है, जो शनिवार की शाम को एक्टर विजय हैं, उनकी रैली में भगदड़ मची और उसमें खबर आ रही है अभी तक कि करीब 39 लोगों की जान जा चुकी है। उस घटना ने, इस जो भगदड़ मची, उसने पूरे देश में शोक का माहौल ला दिया है और इसके बाद से तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लोग मिलने जा रहे हैं और वहां पर लगातार तांता लगा हुआ है पीड़ितों से मिलने का। हॉस्पिटल्स में बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद हैं। घायलों की संख्या अभी लगातार सामने आ रही है, लगातार उसमें अपडेट हो रहा है। लेकिन अभी वहां के सीएम की तरफ से जो जानकारी दी गई है, जो बताया गया है या जो जानकारियां निकल कर आ रही हैं, उसमें अभी तक करीब 39 लोगों की जान जा चुकी है। तो अविनाश जी, इस घटना को लेकर क्या आपके पास जानकारी है? किस तरह से वहां पर यह घटना हुई, क्यों हुई, किस चीज की रैली थी? जो विजय हैं थलापति, उनकी किस बात पर रैली थी, क्यों वहां पर भगदड़ मच गई? तमाम तरह की वजहें निकल कर आ रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि लाइट काट दी गई थी, कुछ लोगों का कहना है कि अनाउंसमेंट चल रहा था, एक बच्ची नहीं मिल रही थी। अलग अलग कई खबरें निकल कर आ रही हैं। तो क्या जानकारी है आपके पास इसको लेकर? नहीं, भगदड़ क्यों मची इसके जो तो जब जांच होगी उसके बाद सामने आएगा, लेकिन भगदड़ रोकी जा सकती थी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो जिस तरीके से जो विजय ने रैली बुलाई, क्योंकि उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई है और ये भी घोषणा कर दी है कि 2026 का जो विधानसभा चुनाव होना है, क्योंकि मार्च में संभवतः चुनाव का ऐलान हो जाएगा और उस चुनाव में उनकी जो नई नवेली पार्टी है वो चुनाव लड़ेगी। और आमतौर पर ये देखा गया है कि तमिलनाडु में जो एक्टर्स होते हैं, जो पॉपुलर्स होते हैं, वो अपनी पार्टी बना लेते हैं और कई बार वो उनकी पार्टी सत्ता में भी आ जाती है। और उसी तरीके से विजय की भी महत्वाकांक्षा थी कि भाई उनकी पॉपुलरिटी तो तमिलनाडु में ज़बरदस्त है और उसका एक असर दिखाई भी दिया कि जब उन्होंने रैली कॉल की तो वहाँ हज़ारों लाखों लोग जुट गए। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि आप रैली बुला रहे हैं, प्रशासन को बोल रहे हैं कि 10,000 लोग आएंगे। प्रशासन को भी पता था कि भाई 10,000 का जब कॉल किया गया तो ये संख्या दुगनी या तिगुनी हो सकती है। तो तमिलनाडु प्रशासन की तरफ से 3 गुने लोगों की व्यवस्था की गई थी संभालने के लिए, लेकिन रैली में 1.25 लाख लोग जुट गए। तो भाई अगर आप इतनी भीड़ जुटाने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर आपको प्रशासन को ये बताना भी चाहिए कि भाई हमारी रैली में करीब 50,000 या 1 लाख लोग आ सकते हैं और अगर इतनी भीड़ जुटानी है तो आपको मैदान भी बड़ा लेना पड़ेगा। क्योंकि आप जहां रैली बुला रहे हैं वो 1 लाख स्क्वायर फीट का एरिया है, वहां सिर्फ 10,000 या ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 लोग आ सकते हैं, लेकिन आप 1.25 लाख लोगों को बुला रहे हैं। और उसके बाद जो विजय पहुंचे हैं खुद अपनी रैली में, वो 6 घंटे बाद पहुंचे हैं। तो जो वहाँ के जो लोग जो रैली में जुटे हुए थे वो लगातार जब अपने हीरो को देखने का इंतजार करते करते जब काफ़ी समय हो गया और फिर अचानक घोषणा होती है कि विजय रैली में पहुँचने वाले हैं, तो फिर भगदड़ की स्थिति वैसी बनना शुरू हो जाती है। और ये कोई पहली आम घटना नहीं थी। विजय की उस दिन 2 रैलियाँ थी। सुबह के टाइम पर उनकी नमक्कल में एक रैली थी, वो रैली करीब 9:15 बजे की जो रैली थी, उस रैली में भी वो 6 घंटे बाद पहुंचे थे। और वहाँ पर भी धूप के चलते कई लोग जब बेहोश होकर गिरने लगे, वहाँ पर भी भगदड़ की स्थिति बन गई थी। कई लोग चोटिल हुए हैं, घायल हुए हैं, लेकिन उस घटना को उस समय दबा दिया गया था प्रशासन की तरफ से और जो आयोजक है रैली के, क्योंकि तमाम उस पर सवाल उठना शुरू हो गए थे। और वही घटना फिर दोबारा जो शाम को रैली थी और शाम की जगह जब वो खुद वहाँ 5-6 घंटे लेट पहुँचते हैं, तो उस घटना में जो जिस तरीके से अफरा तफरी का माहौल दिखाई दिया, तो साफ साफ जो वहाँ के जो आयोजक हैं, जिन्होंने ये रैली ऑर्गेनाइज की, जो विजय की पार्टी के जो लोग हैं और खुद वो विजय, क्योंकि भाई अगर आपको दिखाई दे रहा है कि जबरदस्त भीड़ जुटी हुई है, फिर आप अपनी गाड़ी को भीड़ के बीच में से क्यों लेके जा रहे हैं? भगदड़ मचना तो तय पहले से एक तरीके से जिस तरीके से, और ऐसा भी नहीं है कि दक्षिण भारत में कोई नई भगदड़ मच रही है। ये भी अभी हमने देखा है कि जब अभी IPL का मैच हुआ था तो वहाँ जब बेंगलोर की टीम जीती तो अचानक ही वहाँ इसी तरीके के एक आयोजन कर लिया गया था विक्ट्री दिवस मनाने के लिए, विक्ट्री डे के लिए। तो अब उस पर भी भगदड़ मची थी। उसको लेकर कोई भी एक तरीके से सीखा नहीं गया
जिस तरीके से, क्योंकि अब तो चुनाव आने वाला है, प्रशासन की तरफ से लगातार जो भी रैलियां हो रही हैं उनसे पहला यही सवाल किया जाता है कि भाई आप अपना जो आयोजन कर रहे हैं उसमें कितने लोगों को बुलाएंगे। जब आप 10,000 लोग बोलते हैं और उसके बाद 1.25 लाख लोग जोड़ते हैं, तो फिर इसमें प्रशासन को आप आंख बंद करके ब्लेम कर देना कि भाई प्रशासन की गलती है। अरे भाई आपको बताना चाहिए ना कि भाई आप कितने लोगों को जोड़ रहे हो वहाँ पर। लेकिन जिस तरीके से, क्योंकि उनको खुद उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग आ जाएंगे, आपने चारों तरफ से लोगों को बुला तो लिया लेकिन कोई व्यवस्था नहीं की है। और इसीलिए जब आपको विजय को खुद दिखाई दे रहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, तो उससे पहले वो खुद हाईकोर्ट भी पहुंच गए हैं। आपको तत्काल हाईकोर्ट जाने की जगह आप पहुंच जाते हैं, लेकिन जो पीड़ित लोग हैं उनसे मिलने के लिए आपके पास में बिल्कुल भी समय नहीं है। आप तुरंत अपने चार्टर्ड प्लेन का आपने पकड़ा और चेन्नई चले गए, लेकिन वहाँ जो आप पीछे छोड़ गए वो आपके समर्थक थे, वो आपको देखने के लिए आए थे, वो आपको सुनने के लिए आए थे। अगर आप अपने समर्थकों का भी ध्यान नहीं रख सकते हैं तो फिर आप तमिलनाडु का ध्यान कैसे रखेंगे। तो साफ कई सवाल उठ रहे हैं। और बाकी का जो आपने जैसे बोला कि भगदड़ क्यों मची, उसको कई तरह की कहानियां सी आ रही हैं उसमें। लेकिन अब जो जांच होगी, जांच के बाद सामने आएगा कि भगदड़ का असली कारण क्या था। लेकिन जो शुरुआती दिखाई दे रहा है उसमें जो एक्टर्स विजय हैं, जो अपनी पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, वो सीधा सीधा इस घटना में ये मान के चलिएगा कि उनके चलते ही ये पूरा का पूरा जो जिस तरीके से 39 लोगों की जान चली गई है, तो पहली नज़र में तो हम ये मान सकते हैं कि वही मुख्य आरोपी हैं। जी बिल्कुल। और जिस तरह से उन्होंने सांत्वना नहीं दी, पीड़ितों से वो मिलने नहीं पहुंचे, घायलों से वो मिलने नहीं पहुंचे, उल्टा जैसा कि अभी आपने अविनाश जी बताया कि तुरंत उन्होंने अपना चार्टर्ड प्लेन मंगाया और चेन्नई के लिए रवाना हो गए। उसके कुछ देर बाद उनका एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने सिर्फ संवेदना व्यक्त की है। लेकिन क्योंकि जब जिम्मेदार आप ही हैं, आप 6 घंटे देरी से पहुंचे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जब आप पहुंचे तो भीड़ बेकाबू हो गई। 6 घंटे की देरी मायने रखती है। इसमें फिर भगदड़ जब मची और आप ही की रैली की वजह से ये भगदड़ मची, तो ऐसे में आपका वहां से चले जाना, यानी विजय का उस जगह से इस तरह चले जाना, बचने की कोशिश करना, ये बताता है कि कहीं ना कहीं घटना को लेकर आपके अंदर उतनी ना तो संवेदना है और ना ही आप उस घटना को लेकर बहुत ज्यादा किसी तरह से सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, बल्कि सिर्फ यहां बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके चलते विजय थलापति जो अपनी नई पार्टी का ऐलान करने के लिए ही ये जो उन्होंने रैली बुलाई थी, जो भीड़ इकट्ठा की थी, जैसे कि अभी हमने जानकारी भी दी कि जगह छोटी थी, 1,20,000 स्क्वायर फीट का वो एरिया था, जिसमें 10,000 लोगों की ही सिर्फ अनुमति मांगी गई थी, जबकि वहां पर 50,000 से 1 लाख लोग इकट्ठा हो गए। और उसमें भी छोटे एरिया में ज्यादा लोग। इसके अलावा खुद विजय थलापति जो 6 घंटे देरी से पहुंचे, यानी लगातार रैली के आयोजकों की तरफ से, विजय थलापति की तरफ से ही लापरवाही की गई, गलतियां की गई और उस गलती का हर्जाना वहां पहुंचने वाली जनता को भुगतना पड़ा। 39 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है, कई लोग आईसीयू में भर्ती हैं और लगातार ये संख्या बढ़ रही है। जो घायलों की संख्या है इसमें लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ यहां जो सरकार है, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, वो लगातार सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। रात में ही वो पीड़ितों से मिलने पहुंचे। उसके अलावा जो वहां उप मुख्यमंत्री हैं वो भी वहां पर मिलने पहुंचे लोगों से। यानी सरकार पूरी तरह सक्रिय दिखाई दे रही है, प्रशासन पूरी तरह एक्टिव दिखाई दे रहा है, लगातार पीड़ितों को मदद पहुंचाने का आश्वासन दिया जा रहा है। सरकार की तरफ से बार बार घटना का पूरा अपडेट लिया जा रहा है और जनता तक भी जानकारी पहुंचाई जा रही है। तो इसको लेकर पूरी जानकारी लगातार सरकार की तरफ से, और इस पूरे मामले में पूरी तरह से अभी विजय थलापति बुरी तरह घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अविनाश जी, हाँ बिल्कुल, क्योंकि जैसा हमने बताया कि भाई आप 6 घंटे देरी से पहुंच रहे हैं और उसके बाद जिस तरीके से उनकी जो 60 फीट लंबी जो बस थी उसको भीड़ के बीच में से निकाला गया। भाई जब उस पूरे रैली ग्राउंड में पूरा मैदान भरा हुआ है, 10,000 की जगह आप 1.25 लाख लोगों को बुला रहे हैं और उसके बाद आपको जो आपको मंच तक पहुंचना है उसके लिए एक वैकल्पिक मार्ग बनाना पड़ता है। लेकिन यहाँ आप भीड़ के बीच में से, और वो भी 60 फीट की बस लेके जा रहे हैं, और जैसे बस का रास्ता जैसे बनाया गया उसके बाद कई लोग बस के करीब पहुंचने की कोशिश की गई है और उसके बाद ये भगदड़ मची हुई है। और 39 लोगों की जैसे आपने बताया कि अभी तक जान जा चुकी है, कई लोग अभी सीरियस इंजर्ड है उसमें भी। और उसके बाद जिस तरीके से उनका जो बयान आया है, बयान का ये मान के चलिए कि वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है विजय थलापति को कि इस पूरे मामले में अगर कोई दोषी ठहराया जा सकता है तो वो खुद ही हैं। जिस तरीके से उन्होंने इस रैली का आयोजन किया, और सबसे बड़ी जैसे हमने बताया कि सुबह भी उनकी एक रैली थी, उसमें भी भगदड़ मची थी। आपको 6 घंटे पहले ही आपकी एक रैली में भगदड़ मचती है और आप उससे कोई सबक नहीं लेते हैं। जो चीज़ आपने सुबह की रैली में अपनाई वही आप शाम के टाइम का जो रैली होती है उसी को आप दोहराने की
कोशिश कर रहे हैं। तो भगदड़ तो मचना, जो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि मचना तय था, और लेकिन इतने लोगों की मौत का जिम्मेदार किसी ना किसी को तो एक तरीके से जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन वहाँ हम देख रहे हैं कि एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश हो रही है कि अब जो विजय थलापति की पार्टी है उनकी तरफ से प्रशासन को दोषी ठहराया जा रहा है। और प्रशासन का कहना तो साफ साफ है, भाई आपने 10,000 लोगों का हमको बताया था कि 10,000 लोग आएंगे, और हमने तो व्यवस्था 30-40 हज़ार तक की कर दी थी, इतना फोर्स अवेलेबल करा दिया था। लेकिन आप जब लाख सवा लाख से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे तो फिर प्रशासन के फेलियर पर आप फिर उसके बाद सवाल उठाएंगे। तो इस पर साफ है कि अब अपने आप को बचाने की कोशिश हो रही है, लेकिन जनता जरूर सवाल पूछेगी कि भाई आप जो स्टार जरूर हैं, आप बहुत बड़े स्टार हैं, लेकिन जनता की जान की वैल्यू जो है वो किसी भी स्टार से ज़्यादा बड़ी होती है। जी बिल्कुल। और वहीं इस सबको लेकर अब कांग्रेस की तरफ से और तमाम जो महागठबंधन के, वो इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं, उनकी तरफ से इस पर प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो हम आपको एक एक करके सुनाते हैं। तो सबसे पहले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी को सुना देते हैं, क्या कुछ बोला है उन्होंने इस घटना को लेकर। 39 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 17 महिलाएं, 13 पुरुष और 4 बच्चे और 5 और महिलाओं की मृत्यु हो गई। अभी 67 लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। बहुत ही दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। जो घायल हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। परंतु जिस तरीके से इस कार्यक्रम के प्रमुख विजय ने, जो फिल्म एक्टर है, जिनको सत्तारूढ़ दल के कुछ लोग केंद्र से स्टालिन के खिलाफ, कांग्रेस अन्ना डीएमके के खिलाफ हवा दे रहे हैं, उन्होंने जितने की अनुमति ली थी भीड़ की, उसकी 3 गुना भीड़ इकट्ठा कर ली। कोई प्रबंध नहीं किया, उनके कार्यकर्ता, उनके वॉलंटियर नहीं थे वहां पे। उसी के कारण एक अफवाह फैली कि एक बच्ची गायब हो गई है, और उसके बाद जो ये घटना हुई है इसके लिए निश्चित रूप से आयोजक जिम्मेदार है। और मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को। उन्होंने 10 लाख रुपए, यदि की कोई भी अमाउंट हो उससे खरीदा नहीं जा सकता, जीवन वापस नहीं आ सकता, परंतु उन्होंने जिस तरीके की दरियादिली दिखाई है, जिस तरह उन्होंने किया है, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। और ये एक जनरल बात होनी चाहिए कि रैलियों पे इस बात का पूरा नियंत्रण हो कि जितने की अनुमति हो उससे ज्यादा न लाए। हालांकि इसमें और जो अन्य दल हैं वो वहां की सरकार को भी जिम्मेदार ठहरा दे रहे हैं। देखिए, ये कानून व्यवस्था का सीधा मामला है। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच के आदेश हो गए। हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए कि ये जुडिशियल जो कमीशन है, जांच आयोग है न्यायिक, इसकी क्या रिपोर्ट आती है। उसके पहले किसी निष्कर्ष पे पहुंचना। तो अब यहाँ पर प्रमोद तिवारी को भी हम सुन रहे थे, उनका कहना है कि रैलियों को लेकर कुछ तरह की व्यवस्थाओं का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये पहली बार ऐसी कोई भगदड़ नहीं मची है। इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं, और हर बार जो रैलियां होती हैं उसमें आम जनता को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। यहाँ कई वीडियोज सामने आ रहे हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी कि किस तरह से हालात वहां पर बिगड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। सड़कों पर किस तरह से लोगों का सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। ये हालात एक दिन बाद के हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरह वहां पर भीड़ उमड़ी होगी। आप देख सकते हैं विजुअल स्क्रीन पर किस तरह से चप्पलें बिखरी पड़ी हुई हैं, लोगों का सामान पड़ा हुआ है, और ये बता रहा है, ये हालात वहां पर बता रहे हैं, तस्वीरें, ये वीडियोस आपको बता रहे हैं कि किस तरह वहां लोग जमा हुए होंगे और वहां क्या हालात रहे होंगे जब भीड़ एकदम से वहां पर भगदड़ मच गई थी। तो जिस तरह से बाइकें आप देख रहे हैं एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई दिखाई दे रही हैं, चप्पलों का ढेर यहां पर सड़कों पर दिखाई दे रहा है। अव्यवस्था साफ साफ नजर आ रही है, और यह अव्यवस्था के पीछे की जो मुख्य वजह है वो यही है कि कहीं ना कहीं जानकारी प्रशासन को नहीं दी गई, और इसको लेकर अब विजय थलापति बुरी तरह घिरे हुए हैं। तमाम लोग उन पर निशाना साध रहे हैं, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने पार्टी बनाई, उसके लिए ये रैली बुलाई, लेकिन उससे पहले ही उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत ये भगदड़ जो है बन गई है। अविनाश नहीं, बिल्कुल जिस तरीके के वीडियो सामने आ रहे हैं, हम देख रहे हैं, आप देखें कि उस सड़क की चौड़ाई कितनी ज्यादा है, और उस चौड़ाई जो सड़क पर आपने हजारों लोग जोड़ लिए, और फिर उसके बाद आप उनके बीच में से अपनी बस को निकाल कर लेके जा रहे हैं।
6 घंटे बाद आप पहुंच रहे हैं, लोगों का एक तरीके से इंतजार करते करते सब्र टूट गया था, और उसके बाद जो हालात बने हैं, अब आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि प्रशासन को ये व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी। अरे भाई, आप यदि 20 जहाँ जिस सड़क पर 10,000 लोगों को जोड़ना भी मुश्किल है, वहाँ 50,000 लोगों की भीड़ जुटा लेंगे और इस तरीके के आप उनके बीच में से निकलने की कोशिश करेंगे, तो फिर भगदड़ मचना तो ये मान के चला तय ही होता है। और उसके बाद आपका जिस तरीके से ब्लेम गेम खेला जा रहा है, आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हाँ, हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से जो आयोजक हैं, उनकी तरफ से गलती हुई है। उन्हें एक बड़ा मैदान देखना चाहिए था, खुली जगह देखनी चाहिए थी। आपको यदि 1 लाख लोग जोड़ने हैं तो उस हिसाब से आपको खुली जगह में रैली करनी चाहिए। आपको शहर के करीब और एक भीड़भाड़ वाली जगह पर, जहां सड़क की चौड़ाई भी ज्यादा नहीं है, और वहां पर आप इस तरीके की रैलियां करेंगे तो आप एक तरीके से अपने समर्थकों की जान जोखिम में डाल रखी हुई है। और जैसे बताया कि एक ही दिन में 2 रैलियां और दोनों जगह भगदड़ मचना, तो ये कोई सहयोग वाला मामला नहीं है। एक तरीके से आप अपने रैली में भीड़ दिखाने की जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं, और उसका एक तो ये होता है कि आप छोटी सी जगह चुनते हैं, छोटी जगह ज़्यादा पैक हो जाती है, वहाँ चारों तरफ भीड़ भीड़ दिखाई देती है, फिर उसके आप सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करते हैं बताने के लिए कि भाई देखो कितने लोग हमको सुनने के लिए आए हैं। बड़ा मैदान यदि आप लेंगे तो फिर वहाँ भीड़ जो ज़्यादा लोग संख्या भी होती है वो दिखाई नहीं देती है। तो इस तरीके की जो एक राजनीतिक तरीके से ट्रिक्स चलने लगी हैं, और उसके चलते आम लोगों की जान ही जोखिम में डाल दी जाती है। और ऐसे में सबसे ज़्यादा सवाल विजय थलापति से ही पूछे जा रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। जी बिल्कुल, जो जानकारी निकल कर आ रही है वो करूर बहुत छोटा सा कस्बा है, और वहां पर इस तरह की रैली का आयोजन करना, बिल्कुल आपने सही कहा अविनाश जी, कि ये सिर्फ और सिर्फ भीड़ को मैनेज करना, या कह सकते हैं सिर्फ ये दिखाने की कोशिश करना कि कितने सारे लोग इस रैली में शामिल हुए, लेकिन सिर्फ एक भीड़ को लेकर एक मैसेज पहुंचाने के चक्कर में कितने लोगों की जान जोखिम में डाल दी, इसी को लेकर विजय थलापति अभी बुरी तरह गिर गए। और शायद यही वजह है कि उन्होंने ना तो पीड़ितों से मिलने की कोशिश की, ना किसी तरह की संवेदना व्यक्त करने की कोशिश की, ना उन्होंने उस जगह रुकने की कोशिश की, बल्कि अपने बारे में सोचकर तुरंत उन्होंने अपना चार्टर्ड प्लेन मंगाया और वहां से निकल गए। कई सारी जानकारियां निकल कर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से लगातार इस मामले को लेकर गंभीरता दिखाई जा रही है। तमिलनाडु सरकार की तरफ से इस मामले को लेकर गंभीरता दिखाई जा रही है। तमिलनाडु सरकार ने जांच कमीशन बना दिया है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने इस हादसे की जांच के लिए जस्टिस अरुणा जगदीशन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया है। इसके साथ ही स्टालिन ने, जो कि मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, उन्होंने मृतकों के परिवार को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा भी कर दी है। वहीं घायलों को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं सीएम स्टालिन देर रात को ही करूर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। यानी यहां पर तमिलनाडु सरकार पूरी तरह सक्रिय दिखाई दे रही है, गंभीर दिखाई दे रही है हादसे को लेकर। लेकिन जिसकी वजह से यह हादसा हुआ, जिसकी वजह से अभी तक 39 लोगों की जान जा चुकी है, वो गायब है। किसी तरह का दुख नहीं, उल्टा उन्होंने सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश की। और वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्ट चले जाना, प्रशासन को जिम्मेदार बताना, यह सब बताता है कि वो सिर्फ अपने जो उनके ऊपर जो आरोप लगने चाहिए उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी की हुई गलती को किसी और पर डालने की कोशिश यहां पर साफ साफ नजर आ रही है। नहीं, तो ये तो क्लियर दिखाई दे रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव सामने है और अब इतना बड़ा हादसा हो गया, आपकी रैली में हादसा हुआ है, और जो शुरुआती जांच जो रिपोर्ट आ रही है उनमें तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि विजय थलापति और उनकी पार्टी के जो आयोजक जिन्होंने जो रैली बुलाई है, उनकी सीधी सीधी गलती दिखाई दे रही है। क्योंकि चुनाव सामने के बिल्कुल करीब है, तो ऐसे में उनको यह डर लग रहा है कि कहीं इसका नुकसान वोट के रूप में तब्दील ना हो जाए, और इसीलिए सबसे पहले अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो आरोप हैं वो प्रशासन के खेमे में डालने की कोशिश चल रही है कि अपने आप को बचाने के लिए वो हाई कोर्ट पहुंचे हैं, और हाई कोर्ट में उन्होंने डिमांड की है कि भाई एक जांच कमेटी बनाई जाए, स्वतंत्र जांच कमेटी बनाई जाए। तो तमिलनाडु सरकार ने वही काम किया है, भाई हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है। जो डिमांड आप कर रहे हैं उससे पहले उन्होंने वो काम कर दिया है कि आपको ये ना लगे कि भाई तमिलनाडु पुलिस जांच करेगी और वो वही रिपोर्ट देगी जो सरकार चाहेगी। तो ऐसे में सरकार का एक एक कदम बिल्कुल फूक फूक कर उठा रही है। जो घायल हैं और जो पीड़ित हैं परिवार हैं, उनको राहत राशि की घोषणा भी कर दी गई है। तो हर स्टेप सरकार की तरफ से जो उठाया जाना चाहिए वो हर स्टेप उठाया जा रहा है। आपने जो रैली की बात की, रैली में भी पर्याप्त व्यवस्था की गई थी, लेकिन भीड़ उससे ज़्यादा आ गई। कंट्रोल इसलिए नहीं कर पाए, कोई छोटी सी जगह है, करूर कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है या बहुत बड़ा जिला नहीं है।
कि इस तरीके की वहाँ व्यवस्थाएं बनाई जा सकें। और छोटे से मैदान में आप रैली कर रहे हैं, 5-7 जिले के लोगों को आप बुला रहे हैं और प्रशासन को इसकी खबर भी नहीं कर रहे हैं। प्रशासन को तो बाद में खबर होती है कि आसपास के जिले से भी भारी संख्या में लोगों को बुलाया गया है। उसके बाद आनंद फानन में जिस तरह की व्यवस्थाएं की गई वो भी व्यवस्थाएं नाकाफी साबित हुई हैं। इस पूरे मामले में आयोजक, जो रैली के आयोजक हैं, उन पर ही सबसे बड़े गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जैसे कि आपने बताया अविनाश जी, तमिलनाडु में अब अगले साल की शुरुआत में ही वहां चुनाव होना है, जिसके लिए तैयारियां जोरों से चल रही हैं। और इसी को देखते हुए विजय ने 2 फरवरी 2024 को अपनी पार्टी बनाई थी जिसका नाम टीवी के रखा, और वो विधानसभा चुनाव में खुद को उतारने की तैयारियों के चलते ही उस योजना के साथ ही लगातार रैलियां कर रहे हैं, तमिलनाडु की जनता को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़े विरोधी के तौर पर, यानी अपोजिशन के तौर पर वो वहां पर खुद को पेश कर रहे हैं। तमिलनाडु सरकार को सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं, एमके स्टालिन को सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं। लेकिन उनकी रैली में हुई इस घटना ने, और एक ही दिन में लगातार हुई 2 घटनाओं ने, उनकी जनता के प्रति कितनी वो लापरवाह हैं, जनता की उनको कितनी चिंता है, जनता के बारे में वो बिल्कुल भी सोच नहीं रहे हैं, कोई संवेदनाएं नहीं है। ये सारी एक तरह से उनकी छवि पूरी तरह से यहां नेगेटिव होती हुई दिखाई दे रही है इस घटना के होने के बाद से। वहीं इस पूरे मामले को लेकर लगातार महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मनोज झा का भी बयान आया है, आरजेडी से सांसद है, क्या कुछ बोले हैं वो, सुनिए। कहूं इस पर, संभवतः बीते 1 वर्ष में आप कई दफा इस तरह के हादसों पर सवाल पूछ चुके होंगे। ये हादसे नहीं है, इसे प्राकृतिक तो नहीं कहेंगे, मैनमेड ही है। हमने इस देश में न जाने क्या कर दिया। भीड़ बुलाना सबसे आसान काम है, भीड़ को नियंत्रण का कोई एसओपी है? क्या होगा ना कि आज शाम तक ये 39-40 का आंकड़ा ये फेसलेस नेमलेस लोग रहेंगे, कल कोई जिक्र नहीं होगा। चलिए कल हो जाएगा, परसों कोई जिक्र नहीं होगा। ये संवेदना का हाल है और ये हमारी व्यवस्थाओं का हाल है। सवाल सिर्फ तमिलनाडु का नहीं है, अलग अलग राज्यों में जो घटनाएं हुई, उत्तर प्रदेश में हो, कहीं हो, केरल में हो, क्या तस्दीक करती? एज ए नेशन वी हैव फेल्ड टू डेवलप क्राउड मैनेजमेंट पॉलिसीज। कोई नहीं होगा, 200 लोग ट्विटर पे श्रद्धांजलि बड़े बड़े लोग देंगे, कल से बिजनेस एज यूजुअल, चुनाव में भैंस मंगलसूत्र मुजरा होगा। ये मैं समझता हूं कि एक राष्ट्र के रूप में हम सब के लिए ऐसा सवाल है ना जिसको मिल के हल करना होगा। भीड़ बुलाते हो तो भीड़ के नियंत्रण। अभी हम मनोज झा को सुन रहे थे, उन्होंने साफ साफ भीड़ के मैनेजमेंट पर ही सवाल उठाया है कि आखिर इतने सारे लोग अगर बुला लिए जाते हैं तो उनके मैनेजमेंट की जिम्मेवारी भी तय होनी चाहिए। भीड़ बुला ली जाती है और उसके बाद सिर्फ अपने फायदे के लिए भीड़ बुलाई जाती है, लेकिन उनके बारे में नहीं सोचा जाता। और उससे भी बड़ी बात उन्होंने ये कही कि सिर्फ 2 दिन इस पर चर्चा होगी, सिर्फ 2 दिन लोग इस पर दुख जताएंगे, पोस्ट करेंगे, वीडियो शेयर करेंगे, लेकिन उसके बाद इस घटना को भूल दिया जाएगा। क्योंकि इससे पहले भी लगातार घटनाएं हुई हैं। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ जब चल रहा था उसकी घटना हर कोई भूल चुका है। इसके अलावा और भी इससे पहले रैलियां होती रहती हैं, आयोजन होते हैं, उसमें तमाम लोग पहुंचते हैं और उसके बाद वहां पर भगदड़ होती है, कई लोगों की जानें चली जाती हैं। उसके बाद 2 दिन तक उस पर चर्चा हर जगह दिखाई देती है, लोग दुख जताते हैं, मिलने भी पहुंचते हैं, ट्वीट्स करते हैं, लेकिन इसके बाद उस घटना पर आगे कोई बात नहीं करता और ना ही उसके पीछे की कोई जवाबदेही तय होती है कि आखिर इस घटना के लिए जिम्मेदार कौन था और आगे इस तरह की घटना दोबारा से नहीं होनी चाहिए, इस पर भी किसी तरह का कोई विचार विमर्श नहीं किया जाता और ना ही उसके लिए कोई स्ट्रेटजी तैयार की जाती है। बड़ी बात मनोज झा ने कही है यहां पर। नहीं, बिल्कुल सही बात है कि आप अगर रैली बुला रहे हैं तो आपको भीड़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि लोग आएंगे तो भाई किस तरीके की व्यवस्थाएं करनी है कि भाई आपने दोपहर में रैली रखी हुई है तो वहाँ पानी की व्यवस्था करनी है, छांव की व्यवस्था करनी है ताकि लोग गर्मी के चलते परेशान ना हो। लेकिन यहाँ होता ये है कि आप बस खाली भीड़ दिखाने के लिए कि भाई हमारी रैली में इतने लोग जुटे हैं, ये इस चीज़ को पोस्ट करने के लिए सोशल मीडिया पर आप भीड़ तो बुला लेते हैं लेकिन व्यवस्थाएं कुछ नहीं करते हैं। और जिस तरीके से मनोज झा बोले कि 2 दिन तक तो ये चर्चाओं
गांव में रहेगा कि भाई 39 लोगों की जान चली गई है, और 2 दिन के बाद सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी और जो गलतियां यहाँ हुई हैं वो गलतियां हम देखेंगे अगली रैली में दिखाई देंगी। तो आप इस चीज़ को विशेष ध्यान दें कि भाई जो गलतियां एक रैली में हो गई वो भविष्य में ना हो। अब विजय थलापति आते तो हीरो बनकर हैं, लेकिन उनका जो रोल यहाँ रहा है वो पूरी तरीके से विलेन का रोल रहा है कि भाई लोग एक तरीके से पीड़ित हैं, दबे कुचले हैं, वो कई लोगों की जान चली गई है और आप अपने मन में आए मनमर्जी के हिसाब से 6 घंटे लेट पहुंचे हैं। आपको जो भाषण देना था, जो बोला वहाँ बोला रैली में, और उसके बाद आप वापस चले गए। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि भाई आप जिनसे आप वोट मांगने जा रहे हैं, जो आपके समर्थक हैं, आपको उनकी जान की एक तरीके से परवाह भी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, यहाँ हीरो की एंट्री करने के बजाय जनता के सेवक के तौर पर आपको खुद को रिप्रेजेंट करना था आम जनता के बीच में, लेकिन आपने अपना एटीट्यूड वही रखा कि आप एक सेलिब्रिटी हैं, आप एक एक्टर हैं, एक अभिनेता हैं, और उसी तरह का आपका एटीट्यूड था, वही उसी तरह का आपने मैनेजमेंट रखा। 6 घंटे देरी से पहुंचना, इससे पहले जो सुबह के समय में रैली थी उसमें भी लोग बेहाल थे, गर्मी बहुत ज्यादा थी जिसकी वजह से कई लोग बेहोश हो गए थे, भूख प्यास से तड़प रहे थे लोग इंतजार कर करके। लेकिन उस रैली की अव्यवस्था को देखते हुए भी दूसरी रैली में इस चीज का ध्यान नहीं किया। यानी कहा जा सकता है कि सुबह जो रैली हुई वो आने वाली घटना का एक तरह से सचेत कर रही थी। वो रैली में जो अव्यवस्थाएं देखने को मिली, जिस तरह से लोगों को परेशानी हुई, लेकिन उससे भी कोई सबक नहीं लिया गया और अपना वही तरीका आगे दूसरी रैली में भी कंटिन्यू किया, और उसके बल चलते इतना बड़ा हादसा हो गया और अब वहां अफरा तफरी मची हुई है और लगातार उनका अब विरोध वहां पर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से सरकार सत्ता पक्ष है उसके हाथ भी एक बड़ा मुद्दा लग चुका है और जनता के बीच में तो एक बहुत गलत मैसेज गया ही है, और हो सकता है कि अब इस घटना का असर उनके दूसरे जो प्रोफेशन है उस पर भी पड़ सकता है, क्योंकि इसके खिलाफ उनके खिलाफ अब लोगों में गुस्सा पनपेगा। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सीपीआई महासचिव डी राजा का भी बयान आया है, क्या कुछ बोले हैं वो एक बार सुन लेते हैं। Shocked and saddened at the tragedy which took place in Karur at a political rally organized by TVK, Tamilnaga Vechi Kazhagam. The initial reports given by DGP indicate the late arrival of leader. यानी विजय थलापति एक रैली के जरिए जहां लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे, लेकिन ये रैली उनके लिए अब मुसीबत बन गई है और आने वाले समय में और ज्यादा मुश्किलें बढ़ती हो सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार की बात करते हैं अविनाश जी, वहां पर जल्द ही अब चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। जिस तरह की खबर आ रही है वो ये है कि 6 अक्टूबर को चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग ने अपनी कमर कस ली है पूरी तरह से, वहां पर अधिकारियों के तबादले को लेकर 6 तारीख तक का समय दिया गया है कि उससे पहले ही सारे तबादले कर दिए जाएं, आदेश दे दिया गया है। इसके अलावा चुनाव आयुक्त पहुंच रहे हैं 4-5 अक्टूबर में, वहां पहुंचेंगे, जायजा लेंगे, पूरी तैयारी की जाएगी और उसके बाद 6 अक्टूबर को माना जा रहा है कि तारीखों का ऐलान हो सकता है। लेकिन इन सब के बीच में एसआईआर का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। अगले ही महीने में वहां पर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर इस मामले में सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और वोट चोरी का मामला अब चुनाव आयोग और बीजेपी सरकार के लिए मुसीबत बनता जा रहा है, क्योंकि विपक्ष ठान के बैठा है कि वो एसआईआर के आड़ में या दूसरी तरफ वोट चोरी करके या वोटों में धांधली करके, लिस्ट में धांधली करके जिस तरह से बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जाती है, उस कोशिश को बिहार चुनाव में कामयाब नहीं होने देगा। तो इसको लेकर क्या कुछ और जानकारी निकल कर आ रही है? एसआईआर को लेकर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, वोटिंग लिस्ट में धांधली को लेकर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। तो अब क्योंकि जल्द ही सुनवाई होने वाली है, 7 से 8 अक्टूबर को सुनवाई होने की बात कही जा रही है और उसमें माना यह जा रहा है कि शायद फैसले की घड़ी आ चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला ले सकता है और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट लगातार तल्खी दिखा रहा है, जिस तरह से नाराजगी जाहिर कर रहा है, टिप्पणियां कर रहा है, या पिछले दिनों अपने जो निर्देश उसने दिए हैं या आधार कार्ड को लेकर जो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को आदेश ही देना पड़ा, या 65 लाख लोगों के जो नामों की लिस्ट देने का जो आदेश देना पड़ा, ये बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी समझ रहा है चुनाव आयोग की चालबाजी। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट रद्द भी कर सकता है अगर उसे किसी तरह की कोई संशय दिखाई देता है इस लिस्ट को लेकर, या ये जो आरोप हैं जो विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए नाम बीजेपी के विरोधियों के नाम काटे जाएंगे और बीजेपी को फायदा पहुंचाने वालों के नाम वहां पर जोड़ दिए जाएंगे। और ऐसे कई मामले भी देखने को मिल रहे हैं। लगातार देखा जा रहा है कि दूसरे राज्यों के लोगों के नाम भी निकल कर आए हैं। पिछले दिनों
तेजस्वी यादव ने एक के बाद कई ऐसी जानकारी दी, आरजेडी की तरफ से कई ऐसी जानकारियां दी गई जिसमें यह साफ हुआ कि उत्तर प्रदेश से गुजरात के लोगों के नाम बिहार की वोटिंग लिस्ट में दिखाई दिए हैं। तो ये बताता है कि किस तरह से धांधली करके बीजेपी को फायदा पहुंचाया जा रहा है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर कोई बड़ा एक्शन ले सकता है? जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धांधली पकड़ी गई तो रद्द भी कर सकते हैं वो इस प्रक्रिया को, या जल्दबाजी में जबरदस्ती नाम काट दिए गए, या इस लिस्ट से नुकसान होता दिखाई दे रहा है, वोटरों का अधिकार छीना जाएगा तो इसको रद्द कर सकता है प्रक्रिया को। इस पर सवाल सभी की निगाहें टिकी हुई है सुप्रीम कोर्ट पर, लेकिन उससे पहले और भी कुछ जानकारी निकल कर आ रही है धांधली की। नहीं, बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि संभवतः 6 तारीख को चुनाव की घोषणा हो सकती है, क्योंकि 4 और 5 अक्टूबर को चुनाव आयोग की फुल बेंच, मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके दोनों जो चुनाव आयुक्त हैं वो तीनों लोग बिहार जा रहे हैं। 2 दिन तक बिहार में बैठकें चलेंगी, प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठकें होंगी, जो राजनीतिक दल हैं उनके जो प्रमुख हैं उनके साथ भी बैठक होंगी। तो उसके बाद जो पूरी चुनाव प्रक्रिया का जायजा लेने के बाद 5 तारीख की रात को चुनाव आयोग की जो टीम है वो दिल्ली लौट आएगी। और आमतौर पर हम देखते हैं कि जहाँ पर भी चुनाव का ऐलान होता है तो ये सारी प्रक्रिया होती है, और अंतिम राज्य का दौरा करने के बाद जब चुनाव आयोग की टीम वापस दिल्ली लौटती है तो फिर 24 घंटे के अंदर चुनाव का ऐलान हो जाता है। तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि 6 तारीख को 6 अक्टूबर को जो बिहार विधानसभा चुनाव है उसका ऐलान हो सकता है। और दूसरी बात यह भी उठ रही है कि 8 अक्टूबर से सुप्रीम कोर्ट में SIR पर सुनवाई होनी है। 8 और 9 अक्टूबर 2 दिन सुनवाई होगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना देगा। और उससे पहले 6 अक्टूबर को एक मतलब 2 दिन पहले ही आप चुनाव का ऐलान कर रहे हैं। भाई जब आपने इतने दिन इंतजार कर लिया है तो 4 दिन और लेट हो सकते थे। भाई 8 और 9 अक्टूबर को सुनवाई हो जाने देते, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता और उसके बाद 10 तारीख को भी एक तरीके से इसका चुनाव का ऐलान हो सकता है। लेकिन अभी जो हमारे पास सूचना है उसमें यही है कि 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग चुनाव का ऐलान कर सकता है। तो सवाल चुनाव आयोग पर तमाम उठ रहे हैं कि भाई आप सुनवाई से पहले आनन फानन में सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि 6 अक्टूबर को आप चुनाव की डेटें दे देंगे, उसके बाद आमतौर पर यह कहा जाता है कि चुनाव की प्रक्रिया अगर शुरू हो जाती है, चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव की तारीखें दे दी जाती हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता। अब तक तो हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी इंटरफेयर किया ही नहीं है चुनाव की प्रक्रिया के बीच में। वो सारी जो सुनवाई होती है फिर चुनाव के बाद ही करता है। लेकिन SIR का जो मामला चला आ रहा है वो लंबी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में पिछले 2-3 महीने सुनवाई चल रही है, और सुप्रीम कोर्ट साफ कह चुका है कि अगर ज़्यादा नाम काटे गए तो फिर हम आपकी इस पूरी प्रक्रिया को भी रद्द कर देंगे। और अगर चुनाव आयोग ने जैसे तारीखों का ऐलान कर दिया और उसके बाद 8-9 तारीख की सुनवाई के बाद उसके जब भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देता है और उसने SIR के बाद जो वोटिंग लिस्ट आई है उसको रद्द कर दिया, तो फिर चुनाव कैसे होगा? क्योंकि वोटिंग लिस्ट ही एक तरीके से रद्द हो चुकी होगी। पुरानी वोटिंग लिस्ट पर आपके पास जो 1.5 साल पुरानी वोटिंग लिस्ट है उसके आधार पर तो चुनाव हो नहीं सकता है कि भाई कई लोगों के नाम उसमें जोड़े जाने हैं। तो ऐसे में चुनाव जो बिहार का चुनाव है वही पूरी तरीके से सवालों में घिरा हुआ है। और दूसरा सवाल जैसे आपने पूछा था कि भाई जिस तरीके से वोट जोड़े जा रहे हैं, वोट काटे जा रहे हैं, अभी जो 25 तारीख तक जो नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया चल रही थी, वैसे सुप्रीम कोर्ट ने तो ये बोल दिया है कि भाई जो SIR में जो वोटिंग लिस्ट की जो प्रक्रिया है वो नॉमिनेशन की जो तारीख है उस अंतिम तारीख तक आप नाम जोड़ सकते हैं। तो ऐसे में अभी तो प्रक्रिया लंबी और संभवतः और भी वोट जोड़े जा सकते हैं। लेकिन 25 तारीख तक जो चुनाव आयोग की तरफ से जो पहले प्रक्रिया अपनाई गई है और उसमें कहा गया था 25 तारीख तक लोग नए नाम दर्ज करा सकते हैं, फॉर्म 6 भर सकते हैं, और जिनको नाम अपने कटवाने हो तो फॉर्म 7 भर के अपना नाम कटवा सकते हैं। तो अभी जो चुनाव आयोग की तरफ से जो खबर आई है उसमें यह बताया गया है कि 17 लाख नए नाम ऐसे हैं जिन्होंने वोटिंग लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए आवेदन दिया है जी। और जबकि तकरीबन 2.25 लाख लोगों ने अपना नाम काटने के लिए बोला है। और जो 17 लाख लोग हैं उनमें से सिर्फ 6.5 लाख ऐसे लोग हैं जो 18 से 20 साल की उम्र के बीच में हैं। यानी कि जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसके बाद से जो विधानसभा चुनाव जो 1.5 साल के बीच में हो रहा है उस दौरान सिर्फ 6.5 लाख लोग ऐसे हैं जो नई वोटिंग लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं। बाकी के करीब लगभग 11 लाख वोटर ऐसे हैं जो अचानक ही बढ़ गए हैं। और उससे पहले से आपने बताया कि अपने प्रोग्रामों में भी कि तकरीबन 15 लाख जो महिला मतदाता हैं, SIR की जो प्रक्रिया शुरू हुई है उस प्रक्रिया से जस्ट पहले 15 लाख महिला मतदाताओं के वोट वोटिंग लिस्ट में जोड़ दिए गए हैं। और अब आप ये सोच लीजिए, जब चुनाव आयोग ये बोल रहा है कि हमने 65 लाख लोगों के नाम काटे हैं जो लोकसभा चुनाव में जो हुआ था उसके बाद की जो अब ऐसा जो ड्राफ्ट लिस्ट आई है उसमें से अब ये जो 15 लाख वोट जोड़े गए हैं महिलाओं के, ये वोट कहाँ हैं?
कि हम ये माने कि 65 लाख में 15 लाख वोट और आपने काट दिए, यानी कि कुल जो वोट काटे गए हैं उनकी संख्या 80 लाख है। वो 15 लाख महिलाएं जुड़ गई हैं, इसलिए जो लोकसभा चुनाव की वोटिंग लिस्ट है और SIR के बाद जो ड्राफ्ट वोटिंग लिस्ट आई है उसमें आपको सिर्फ 65 लाख वोटों का अंतर दिखाई दे रहा है। क्योंकि प्रशांत भूषण ने भी ये चीज़ उठाई थी कि कई ऐसे लोगों के नाम हैं जिनके नाम वोटिंग लिस्ट से काट दिए गए हैं, लेकिन जो चुनाव आयोग ने जो 65 लाख लोगों की लिस्ट जारी की है उस लिस्ट में उन लोगों के नाम ही नहीं है। तो जो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये 15 लाख वोटों का कोई बहुत बड़ा घोटाला तो नहीं हो गया है। जिस तरीके से लगातार खुलासे हो रहे हैं कि भाई आप जो वोटिंग लिस्ट में नाम काट रहे हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, उसके बाद आपने वो जो ड्राफ्ट लिस्ट में 65 लाख नाम काटे हैं उनको आपको जारी करना पड़ गया। नहीं तो चुनाव आयोग ने पहले तो सुप्रीम कोर्ट से साफ साफ मना कर दिया था कि आप हमको इस तरीके का आदेश ही नहीं दे सकते, हमारे यहाँ ऐसा कोई कानून ही नहीं है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि कानून क्या है तो उसके बाद चुनाव आयोग को लाइन पर आना पड़ा था। लेकिन अब जिस तरीके से लगातार खबरें आ रही हैं कि जो वोटिंग लिस्ट है उसमें सबसे पहले 15 लाख महिलाओं के नाम जोड़े गए, उसके बाद फिर उन 15 महिलाओं में से अधिकतर लोगों के अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये भी डाले गए हैं और उनको 2 लाख रुपए की एक तरीके से पेशकश भी कर दी गई है कि आप हमको वोट दीजिएगा, हम आपको 2 लाख रुपये और देंगे। अब वो 2 लाख रुपये 15 लाख की तरह मिलेंगे कि वो मिलेंगे भी नहीं मिलेंगे वो दूसरे सवाल हैं। लेकिन बात वही उठ रही है कि वोटिंग लिस्ट को लेकर अभी तक चुनाव आयोग जिस पर जो सवाल उठ रहे हैं लगातार वोटिंग लिस्ट की पारदर्शिता को लेकर, उस पर अभी तक चुनाव आयोग सही जवाब नहीं दे पाया है। जिस तरीके से वो बताता तो कुछ और है, लेकिन जब उसकी जांच होती है तो निकल कर कुछ और आता है। तो ऐसे में जिस तरीके से पहले तो आपने 15 लाख महिलाओं के नाम बढ़ाए, अब ये 11 लाख नाम और एक्स्ट्रा आ गए हैं। इसमें से भी अधिकतर नाम महिलाओं के हैं। जैसे हमने पहले ही बताया था कि वोटिंग लिस्ट में अंतिम समय पर कई नाम और जोड़े जाएंगे। राहुल गांधी ने तो ये कहा था कि 65 लाख नाम बराबर ही कर दिए जाएंगे, लेकिन 65 लाख, क्योंकि अब ये मामला इतना ज़्यादा तूल पकड़ गया है तो इसलिए वो 65 लाख नाम बराबर तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अब तकरीबन मान के चलिएगा कि 30 लाख नाम के करीब तो चुनाव आयोग ने जोड़ ही दिए हैं। और ये वोटर कौन है ये सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि इनके बदले में जो वोट काटे गए हैं वो अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के अधिकतर वोट काटे जा रहे हैं। और जो नए वोट जोड़े जा रहे हैं वो उन जगह जोड़े जा रहे हैं जहां बीजेपी और महागठबंधन के बीच कांटे की फाइट बताई जा रही है। और ऐसी जगह पर ये वोट जोड़ देना और जहां महागठबंधन मजबूत है वहां से वोट काटना, तो कई तरीके से सवाल उठ रहे हैं। और इसकी जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, क्योंकि अभी तो जो ड्राफ्ट लिस्ट अभी आई थी, अब जो फाइनल लिस्ट आने वाली है वो 30 तारीख को आ रही है। और उस लिस्ट के बाद आप मान के चलिएगा 2 दिन बाद ही 48 घंटे के अंदर ये लिस्ट आनी है। तो अब जब वो लिस्ट फाइनल लिस्ट आएगी तो उसके बाद जो हंगामा मचेगा और चुनाव आयोग पर सवाल उठाएंगे वो हम खुद ही देख लेंगे। जी बिल्कुल। और जिस तरह से अभी आपने जानकारी दी कि 15 लाख महिलाओं के नाम जोड़ने की बात निकल कर आ रही है और इसमें भी मुजफ्फरपुर, वैशाली, पश्चिमी चंपारण ये वो सीट्स हैं जहां पर इंडिया गठबंधन या महागठबंधन कह सकते हैं और एनडीए के बीच में कांटे की फाइट है। इसमें से मुजफ्फरपुर सीट पे तो पहले कांग्रेस के ही उम्मीदवार की जीत हुई थी 6000 वोटों के अंतर से। तो ये वहीं दूसरी तरफ अगर वैशाली की बात की जाए, पश्चिम चंपारण की बात की जाए तो यहां पर 6 और 8 विधानसभा सीटें हैं जिसमें से बराबरी की टक्कर दोनों गठबंधनों के बीच देखी गई थी। और इसी वजह से इन सीट्स पर लगभग 50-50 हजार महिलाएं जोड़ी गई हैं। और अब यहां इसे इत्तेफाक भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक तरफ 15 लाख महिला वोटरों को जोड़ा जा रहा है लिस्ट में, वहीं दूसरी तरफ पूरी एनडीए सरकार महिलाओं पर ही एक तरह से मेहरबान दिखाई दे रही है। लगातार ये देखा जा रहा है कि अब इसको उससे भी जोड़ सकते हैं विनाश जी कि क्यों बीजेपी ने पीएम मोदी की मां को गाली देने के मुद्दे को इतना तूल दिया, क्योंकि उसके सहारे से भी पीएम मोदी ने बाकायदा एक वीडियो साझा करके महिलाओं को साधने की कोशिश की थी, इमोशनल कार्ड खेला था, छठ मैया तक का वहां पर जिक्र किया था, महिलाओं को माता बहनों का जिक्र करते हुए महिलाओं को ही इमोशनल करने की कोशिश की थी। और उसके बाद 10-10 हजार रुपए देकर आत्मनिर्भर योजना जो शुरू की गई, तो इसके चलते सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जो आत्मनिर्भर बनाने की बात है वो बिहार चुनाव से पहले ही याद क्यों आई, जबकि 1.5 साल पहले लोकसभा चुनाव हुए थे, एनडीए की सरकार ही है वहां पर, उस समय भी उस आत्मनिर्भरता का याद रख लेना चाहिए था। ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और इन सब के बीच में प्रशांत भूषण लगातार ये जानकारी सामने ला रहे हैं कि किस तरह से अल्पसंख्यकों के वोट काटे जा रहे हैं। इससे पहले भी प्रशांत भूषण लगातार एक ट्वीट अभी कर चुके हैं और अभी हाल में उन्होंने एक और ट्वीट किया है, मैं चाहूंगी उसे हम स्क्रीन पर दिखा सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने बीजेपी
बीजेपी पर आरोप लगाया है कि भाजपा के नाम पर बिहार के निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 80,000 मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाने की बार बार कोशिश की गई है और यही एसआईआर का असली मकसद है। एसआईआर को लेकर प्रशांत भूषण लगातार गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए बड़ा खुलासा किया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि जो 18% लगभग कुल आबादी है, अगर बिहार की आबादी की बात की जाए, उसमें मुस्लिम समुदाय की आबादी की बात की जाए तो करीब 18% है और लगभग उसके आसपास। लेकिन उसमें से यानी 18% में से 24% मुस्लिम समुदाय के वोट काट दिए गए हैं। और ये किसी से छिपा नहीं है कि बीजेपी मुस्लिम समुदाय के वोटर की उसको जरूरत नहीं होती, ऐसा वो खुलकर कहती रही है कि उसे इस समुदाय के वोट की जरूरत नहीं है, इसलिए उसी वोट बैंक को काटा जा रहा है। भैया आप देख सकते हैं स्क्रीन पर प्रशांत भूषण का ये ताजा ट्वीट है और इसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि 80,000 मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई है। बाकायदा उन्होंने एक फोटो भी शेयर किया है अपने इस ट्वीट के साथ, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि बीजेपी पर उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है और बाकायदा सबूतों के साथ लगाया, जो देखा भी जा रहा है। लगातार विपक्ष की तरफ से या बीजेपी विरोधी लोग हैं या बीजेपी के जो आलोचक हैं या सरकार के जो आलोचक हैं, सरकार की नीतियों पर, सरकार की खामियों पर बारीकी से नजर रखने वाले जो लोग हैं, वो लगातार सबूतों के साथ ही अपनी बातें अब रख रहे हैं। और इसी की वजह है या इसी को देख सकते हैं कि चुनाव आयोग अब बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बड़े खुलासे कर रहे हैं, हर बार नए सबूत पेश कर रहे हैं और अब धीरे धीरे चुनाव आयोग बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। जो तेवर राहुल गांधी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ज्ञानेश कुमार के देखने को मिले थे, वो तेवर अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बाकायदा ज्ञानेश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और राहुल गांधी पर इशारों पर निशाना साधा था, यहां तक कि माफी मांगने तक की बात की थी जब उन्होंने 7 अगस्त को राहुल गांधी ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसके बाद 18 सितंबर को राहुल गांधी ने दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद ज्ञानेश कुमार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस ट्वीट के सहारे से राहुल गांधी के आरोपों को खारिज करने की कोशिश की थी। और इसके बाद से देखा जा रहा है कि चुनाव आयोग बार बार अपने फैसले या तो बदल रहा है, यूटर्न ले रहा है या फिर किसी तरह से बैकफुट पर ही आता दिखाई दे रहा है। विनाश यानी बिल्कुल जिस तरीके से चुनाव आयोग की तरफ से विपक्ष जो सवाल उठा रहा है वो सबूत लेके आ रहा है और उसके बाद आप उनकी जांच तो कर नहीं रहे हैं, आप वो शपथ पत्र मांग रहे हैं और अगर शपथ पत्र मिल भी जाता है तब भी उसकी जांच नहीं हो रही है, तो सवाल चुनाव आयोग पर ही उठ रहे हैं। और दूसरी बात ये चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है। और विपक्ष तो आपको आपकी गलतियां बता रहा है कि भाई इस चीज पर आप गौर कीजिएगा, लेकिन चुनाव आयोग एक तरीके से विपक्ष के पाले में गेंद डाल रहा है और कह रहा है कि भाई निष्पक्ष चुनाव करवाना है तो आप लोग जागे रहिएगा, आप लोग निष्पक्ष चुनाव करवा लेंगे, नहीं हमारा काम तो सिर्फ चुनाव कराना है, जैसा होगा हम तो बस खाली चुनाव करा लेंगे। तो चुनाव आयोग सवालों में घिरा हुआ है और खास तौर पर जिस तरीके से बिहार में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, आप देखिएगा कि सबसे पहले तो ये खबर चल रही थी कि चुनाव आयोग की तरफ से 3 अक्टूबर को चुनाव का ऐलान हो सकता है, क्योंकि 30 तारीख को जब उनकी जो फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट सामने आ रही थी, और आमतौर पर ये होता भी है कि जब फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट सामने आ जाती है तो उसके तुरंत बाद ही चुनाव का ऐलान हो जाता है। और जब हम सभी लोग मान के चल रहे थे कि जब चुनाव आयोग ने कह दिया है कि 30 सितंबर को फाइनल लिस्ट लेके आ रहे हैं तो चुनाव का ऐलान 3 तारीख को होगा, लेकिन बाद में खबर ये आती है कि जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की गई है, जिसका प्रधानमंत्री ने बाकायदा ढोल नगाड़ा पीट कर उसका उद्घाटन किया है, उसमें महिलाओं के अकाउंट में पैसे 3 अक्टूबर को ही पहुंच पाएंगे। तो अब प्रधानमंत्री जो 10-10 हज़ार रुपए का जो दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है जिसके बदले में वोट मिलने हैं, अब अगर वो पैसा महिलाओं के अकाउंट में नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि अगर चुनाव आयोग की तरफ से ये ऐलान हो जाता है, यदि 2 तारीख को भी चुनाव आयोग ये बोल देता है कि हम 3 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, तो ये उसी समय से चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाती है। फिर आप डायरेक्ट कैश जो बेनिफिट ट्रांसफर जो स्कीमें जो होती हैं वो सारी की सारी स्कीमें बंद हो जाती हैं। तो अब इस योजना जो 10-10 हज़ार रुपये आपको देने हैं वो महिलाओं के अकाउंट में पहुँच जाएँ, उसका प्रचार कर लें आराम से 2-3, क्योंकि पहले 3 तारीख को पहुंचेंगे, उसके बाद 4 और 5 तारीख को बड़े बड़े जो अखबार हैं उनमें बड़े बड़े विज्ञापन दिए जाएंगे, टीवी चैनलों पर विज्ञापन चलाए जाएंगे, वो सारा का सारा सरकारी खर्चे से होगा। तो वो समय एक तरीके से एनडीए सरकार को मिल जाए, इसके चलते चुनाव टाला गया है। जो 1 तारीख को जो घोषणा होनी थी, उम्मीद थी 1 से 3 के बीच में होगी, वो 6 तक लेके इसीलिए आए हैं कि ताकि बीजेपी और जो एनडीए की सरकार है वहाँ जेडीयू के लोग उसका प्रचार कर लें।
और इसीलिए क्योंकि अब जबकि चुनाव को ही पता है कि 22 नवंबर को बिहार विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, और आमतौर पर किसी भी विधानसभा का जहां कार्यकाल खत्म होता है तो वहां से कम 5 दिन पहले आपको पूरी चुनाव प्रक्रिया खत्म करनी होती है। लेकिन अब जिस तरीके का चुनाव का कार्यक्रम सामने आ रहा है उसमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये प्रक्रिया 22 तारीख के बिल्कुल करीब ही खत्म हो पाएगी। और पहले तो ये कहा जा रहा था शायद 3 चरण में चुनाव हो या 4 में हो, लेकिन अब जिस तरीके से चुनाव डिले किया गया है उसके बाद तो ये मान के चलिएगा आप कि 2 चरण में ही ये चुनाव होने वाला है। और पूरा का पूरा चुनाव का फोकस इसी बात पर है कि बीजेपी और जो वहाँ की सरकार, एनडीए की सरकार, जेडीयू के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, वो अपनी जो भी योजनाएं उनकी घोषणा कर लें, जो कैश ट्रांसफर करना वो ट्रांसफर कर लें और उसका प्रचार कर लें। और उस क्योंकि 8 तारीख को सुनवाई भी कोर्ट में होनी है, इसलिए चुनाव आयोग की तरफ से यह भी बोल दिया गया भैया जो भी कुछ करना है वो उससे पहले कर लीजिएगा, क्योंकि हमको भी चुनाव 8 तारीख से पहले ही डिक्लेयर करना है। तो इसीलिए 6 तारीख के करीब ये चुनाव के डिक्लेयर करने की योजना बनाई जा रही है। जो पूरा का पूरा प्लान जो जिस तरीके का आरोप राहुल गांधी लगाते रहे हैं कि बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच में मिली भगत है, वो मिली भगत इस समय बिहार चुनाव में खुलकर सामने दिखाई दे रही है। जिस तरीके से आप SIR की वोटर ड्राफ्ट लिस्ट देख लीजिए, फाइनल लिस्ट देख लीजिए, और चुनाव कार्यक्रम जिस तरीके से बनाया जा रहा है वो सारे एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये पूरा चुनाव मैनेज करने की कोशिश हो रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर SIR को लेकर चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरी तरह ये देखा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को ध्यान में रखते हुए ही पूरी चुनाव की तारीखों का, उसके पूरे जो प्रोसेस है उसका ध्यान के रखा जा रहा है। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ऐसे आरोप लगते रहे हैं, चाहे गुजरात विधानसभा चुनाव रहे हो या किसी और राज्य के चुनाव रहे हो, जहां पर बीजेपी चाहती है उसके हिसाब से ही तारीखों का ऐलान किया जाता है। गुजरात को लेकर तो कई बार इस तरह के सवाल उठ ही चुके हैं अविनाश जी। तो ये सारी जानकारी निकल कर आ रही है, यानी सरकार SIR को लेकर या चुनाव आयोग SIR को लेकर जितना जनता के आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही विपक्ष एक के बाद एक खुलासे करके सरकार और चुनाव आयोग की मिलीभगत की पोल पट्टी खोल रहे हैं। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट पर निगाहें सबकी टिकी हुई है, क्योंकि 8 और 9 तारीख को सुनवाई होगी और उसमें हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला सुना दे या कोई बड़ा आदेश चुनाव आयोग को दे दे। इस पर सभी की निगाहें हैं। इधर चुनाव आयोग और सरकार बुरी तरह से घिरी हुई है, एनडीए सरकार, बीजेपी बुरी तरह से घिरे हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें, अभी तमिलनाडु की हम लगातार चर्चा कर ही रहे थे, विजय थलापति जो सुनहरे भविष्य के सपने सजा रहे थे, उन्हें लग रहा था कि स्टालिन को मात दे देंगे इस चुनाव में, क्योंकि सबसे बड़े विरोधी के तौर पर उन्होंने वहां खुद को प्रेजेंट करने की कोशिश की। लेकिन उनके लिए ये रैली जो उन्होंने निकाली, एक दिन में 2 रैलियां, वो उनके लिए अब मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं आने वाले समय में। एक तरह से उनके लिए ये चुनाव लड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल और चुनौतीपूर्ण होने वाला है, ऐसा आज के जो हालात हैं वहां पर ये देखकर लग रहा है। वहीं लद्दाख में भी बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार बुरी तरह घिरी हुई दिखाई दे रही है। खासकर सोनम वांगचुक के खिलाफ जो लगातार जो किए गए हैं, जो एक्शंस लिए गए हैं, जिस तरह से उनका परिवार, उनकी पत्नी के जो बयान आ रहे हैं, किस तरह उनको घेरने की कोशिश की गई है, सिर्फ सरकार का विरोध करना, सरकार की नीतियों का विरोध करने को लेकर इस तरह से उनको घेरने की जो कोशिश की गई है, उस पर सरकार घिरती हुई दिखाई दे रही है केंद्र सरकार। नहीं, जिस तरीके से लद्दाख में प्रदर्शन हुए, क्योंकि प्रदर्शन पूरी तरीके से शांतिपूर्ण प्रदर्शन थे, अब सवाल यही उठ रहा है कि अचानक हिंसा कैसे फैल गई। भाई 15 दिन से वहां प्रदर्शन चल रहे थे, 15 दिन से एक बार भी ऐसी कोई खबर नहीं आई कि वहां किसी तरीके का उपद्रव हुआ है, कोई हिंसा हुई है। लेकिन 15वें दिन अचानक ही इस तरीके की हिंसा क्यों फैल गई। और उस दूसरी बात ये उठ रही है कि जिस 4 लोगों की जान गई है, अब सरकार की तरफ से जिस तरीके से पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि इसके जो तार हैं वो सीमा पार से जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान से तार जोड़े जा रहे हैं। सोनम वांगचुक का जो रिलेशन है वो पाकिस्तान और ISI से एक तरीके से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो आप ये बताइएगा कि एक व्यक्ति, अभी तो उसने पहली बार कोई आंदोलन किया नहीं है, लद्दाख की आवाज़ लगातार उठा रहे हैं वो, और अब आप अचानक ही कहते हैं कि नहीं भाई वो तो ISI से उनके तार जुड़े हो सकते हैं। एक तरीके से प्रशासन का जो पूरा फेलियर है, सरकार ने लद्दाख के साथ में जो वादे किए थे उन वादों को पूरा आपने नहीं किया, और उसके बाद जो वहाँ प्रदर्शन हुए, प्रदर्शन शांतिपूर्ण प्रदर्शन एकदम से हिंसात्मक क्यों हो गए, उसका जवाब सरकार को देना है। और दूसरा, इस पूरे मामले में 4 लोगों की जान गई है, अब सरकार उनको उपद्रवी बता रही है। उन 4 में एक नाम थारचंद का है, जो कि रिटायर्ड सैनिक है, 1996 से 2007 तक वो भारतीय सेना में शामिल रहे, कारगिल की लड़ाई उन्होंने लड़ी, और उसके बाद आप ये कहते हैं कि भाई उपद्रवी वो लोग हैं, देश विदेशी लोग, विरोधी लोगों से मिले हुए हैं। भाई जिस व्यक्ति ने पाकिस्तान से जंग लड़ी है, कारगिल की जंग किसके खिलाफ हुई थी,
वहाँ पाकिस्तान के सैनिक थे। वो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए वो व्यक्ति पाकिस्तानी सैनिकों के सामने लड़ा और जो पाकिस्तानी सैनिकों को मारकर भगाया। उस शख्स को लद्दाख में पीठ में गोली मारी गई है। अगर वो उपद्रवी होगा, पत्थर फेंक रहा होगा, तो भाई पत्थर पीछे करके नहीं फेंका जाता, उसके लिए आपको आगे की तरफ आना पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने गोलियां चलाई हैं, सवाल यही उठ रहा है कि भाई ये आदेश किसने दिए थे गोली चलाने के, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई और आप उनको उपद्रवी बोल रहे हैं, पाकिस्तान से लिंक ठहरा रहे हैं। भाई एक पूर्व सैनिक जो युद्ध लड़ चुका है भारत के लिए, जिसको आपने सम्मानित किया है, और अब आप उसको उपद्रवी बता रहे हैं, तो पूरी तरीके से इस समय प्रशासन ही एक घेरे में बना हुआ है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए जैसे सोनम वांगचुक ने बोला था कि भाई प्रशासन अपने फेल्यूर के लिए अब किसी ना किसी को बलि का बकरा बनाएगा ही बनाएगा, और उम्मीद तो यही है कि मुझको ही बनाया जाएगा। और जो बात सोनम वांगचुक ने बोली थी वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो उनके खिलाफ जिस तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में कार्रवाई की गई है, उनको गिरफ्तार करके राजस्थान की जेल में लेके आया गया है, और अब उनके तार बांग्लादेश और पाकिस्तान से जोड़े जा रहे हैं, स्थापित किए जा रहे हैं। वो बात अलग है कि कोर्ट में ये चीज टिक ही नहीं पाएगी, लेकिन अभी आप जो सरकार का जो ध्यान हटाना है लोग इस पूरे मामले को लेकर, उसको हटाने के लिए सबसे आसान तरीका यही होता है कि आप किसी भी घटना की जिम्मेदारी पाकिस्तान के ऊपर डाल दीजिएगा और आप अपनी एक तरीके से जिम्मेदारी से आप मुक्त हो जाएंगे। लेकिन लद्दाख में जिस तरीके के प्रदर्शन चल रहे हैं वो सीधा सीधा सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ हैं, और सरकार को अब ये सोचना चाहिए कि भाई ये हालात वहाँ क्यों बन रहे हैं, वहाँ 15 दिन से प्रदर्शन क्यों चल रहा था। भाई यदि हिंसा हुई भी है तो 15 दिन हुई है, 14 दिन तक वहां किसी तरीके का कोई पत्थर तक नहीं फेंका गया था। तो ऐसे में सवाल सीधा सीधा केंद्र की मोदी सरकार से है कि भाई जो आपने मणिपुर के साथ में किया, क्या आप वही लद्दाख के साथ करने वाले हैं? जी बिल्कुल। अब यहाँ पर सरकार कितनी भी कोशिश कर रही है ध्यान भटकाने की, लेकिन यहाँ पर ध्यान नहीं भटक रहा है जनता का, और जनता को साफ साफ समझ में आ रहा है कि सिर्फ सोनम वांगचुक की छवि खराब करके या उनको इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार बताकर, विदेशी फंडिंग, ये सब तमाम आरोप लगाकर सिर्फ उनकी छवि खराब करके खुद को बचाने की कोशिश है। लेकिन सरकार को इसमें कामयाबी मिलती नहीं दिख रही, क्योंकि इस घटना के बाद या सोनम वांगचुक के खिलाफ एक्शन ने जनता के गुस्से को और ज्यादा बढ़ा दिया है, और इसी के चलते जैसे कि अविनाश जी आपने अभी कहा ही कि मणिपुर जैसे हालात लद्दाख में भी बन सकते हैं, जो सरकार के लिए मुसीबत बनेंगे। तो ये तमाम जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी तमाम जानकारी देने के लिए, और इसी तरह की और तमाम खबरों के लिए, न्यूज के लिए देखते रहिए डीवी लाइव। और इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।